थैंक यू सो मच। और आज नेशनल लेवल पे मैं यहाँ पे हूँ और मेरा नाम हरप्रीत सिंह है। और आज जो मैं ट्रेनिंग देने वाला हूँ वो ट्रेनिंग एक्चुअली मैं पेड सोच रहा था, पेड ट्रेनिंग में डाल दूँ। तो मैंने सोचा नहीं, एक्चुअली जो लोग आए हैं तो ट्रेनिंग सबको मिलनी चाहिए, क्योंकि ये बेसिक चैलेंजेस आते हैं। तो पेड में आते तो कुछ लोग कहते हैं अरे पैसा देना पड़ेगा, अब 20 30 50 कुछ नहीं होता। लेकिन अगर चलो आज सबको बताते हैं कि चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, आते हैं, क्वेश्चंस क्या आते हैं, क्या जब प्रेजेंटेशन आप देते हो तो उसमें क्या प्रॉब्लम, इसके बारे में बात करेंगे। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है और मैं दिल्ली से हूँ। और इस चीज़ को जब मैंने शुरुआत की, मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन इसलिए दूंगा कि जब मैंने इस संस्था के बारे में मुझे मालूम चला, जिन्होंने मुझे इसके बारे में बताया, एक लेडी थी जिन्होंने मुझे जयपुर से फोन आया, मुझे उन्होंने बताया। मुझे तो पहली बात तो 1 महीने बाद मैंने उसको देखा, क्योंकि अपने पास टाइम ही नहीं था, मैं फाइनेंस का बंदा हूँ, दुनिया भर का काम होता है अपने पास। तो मैंने कहा भैया देख, तो अब तो बाद में जब मैंने देखा तो मुझे क्वेश्चंस आए। देन मैंने फिर अपना मैंने उनके सामने 40 सवाल रख दिए, इतने सवाल रख दिए, और उन्होंने एक एक करके उसका आंसर दिया। उन्होंने सेटिस्फाइड किया, मैंने कहा भैया ये लो पकड़ो पैसे और मुझे, मैं ज्वाइन होता हूँ, क्योंकि मेरे सारे सवालों का जवाब था। तो सवाल इसलिए किए थे क्योंकि आगे भी सवाल आने वाले थे, तो सवाल किए होंगे, मालूम होगा तो उसका आंसर देंगे। तो ट्रेनिंग्स में, आज की ट्रेनिंग में आप सबने नोटबुक पेन ले लिया होगा, और मैं आपसे कोई प्यारी प्यारी बातें नहीं करने वाला, मैं आपको वो टफ बातें करने वाला हूँ जो एक्चुअली मार्केट में प्रॉब्लम आती हैं और जो सवाल आते हैं। ठीक है। तो अभी अब देखिए, सबसे पहले क्या चीज़, मैं आपको शुरू से शुरू करता हूँ। शुरू से पहली चीज क्या होती है, जब आप किसी के पास जाते हैं, मिले, यानी कि आपने किसी रेफरेंस में आप गए और किसी रेफरेंस के थ्रू गए और उनसे आप मिले। मिलने से पहले जब मिलते हैं, आप बैठते हैं उनके पास, तो सबसे पहला क्या होता है, आपको अपना इंट्रोडक्शन देना होता है। इस चीज को समझिए, कई लोग होते हैं जाते ही शुरू हो जाते हैं, इंट्रोडक्शन नहीं देते। अब मैं इंट्रोडक्शन दूं कि भाई मेरा नाम हरप्रीत सिंह है सर, और आप कैसे हैं, मेरा नाम हरप्रीत सिंह है, और मैं यहाँ पे विकास भी रहता हूँ, मेरे परिवार में ये है, और मैं ये काम करता हूँ, और इस संस्था के साथ भी जुड़ा हूँ। तो हमने कुछ इंट्रोडक्शन उनको दे दिया, कुछ कुछ हिस्सा, क्योंकि अगर आपको उनका इंट्रोडक्शन लेना है तो सबसे पहले अपने बारे में बताओगे तो वो आपको अपने बारे में बताएगा। अगर आपने अपने बारे में नहीं बताया, उनके बारे में पूछा, तो वो भी आपको इतनी इंटरटेन नहीं करेगा। सबसे पहले आपको फेमिलियर होना होता है। तो सबसे पहली चीज, आपने उनको अपने बारे में बताया, अपनी फैमिली में बताया, आप क्या करते हैं, आप कहाँ से आए हैं, और किस चीज के लिए बारे में बात करने वाले हैं। जब ये बात करी, सेकंड आपने उनसे पूछा कि सर आपके घर में कौन है, आपकी फैमिली में कौन है। तो उसमें जब आप फैमिली के बारे में, उनके बच्चों के बारे में पूछते हैं, तो इसमें आप क्यों पूछ रहे हैं, इस चीज को समझिए। आप जब पूछते हैं तो आपको मालूम कि एक बच्चा है 7th क्लास में पढ़ रहा है, एक है जो 10th में पढ़ रहा है, एक की बेटी है जिसकी जिसकी उम्र 22 साल है। तो आपको उसकी फैमिली का बैकग्राउंड पता चल गया कि आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं। जब आपको पता चल गया तो अब आपको पता है कि, जैसे पता है कि नीड, नीड कैसे निकालते हैं। नीड आप तब निकालेंगे जब आपको उनकी फैमिली के बारे में मालूम होगा। अदरवाइज अब नीड जनरेट जब आप करते हैं तो इस तरीके से करते हैं। वो इंट्रोडक्शन लेने के बाद, अब आपसे जब आप पूरा प्रेजेंटेशन देते हैं, तो बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि जब वो पूछते हैं कि हमारा बैगलेस स्कूल है, तो और हम, तो अब वो पूछते हैं कि आपका बैगलेस स्कूल का नाम क्या है। ज्यादातर लोगों को यही नहीं पता होता बैगलेस स्कूल जो हमारा है वो कहाँ खुला है और उसका नाम क्या है। तो ये चीज अगर आपको नहीं पता तो आपको मतलब आपकी डील खराब हो जाएगी। आपके पास आंसर होना चाहिए, सर बैगलेस स्कूल हमारा जयपुर में है। अब उससे जयपुर में कहाँ है, तो आप बताइए वैशाली नगर में। दूसरा किस नाम से है जी, रिडजी के नाम से, रिडजी बैकलर स्कूल के नाम से है। ये आप उसको क्वेश्चंस का आंसर दिया, जब आप ये जवाब, उनका क्वेश्चन, आपके आंसर, मैं आपको बताऊंगा जो क्वेश्चंस आते हैं और आंसर क्या है। तो जब आपने बताया कि रिडजी है, तो आप उनसे कहिए सर गूगल में सर्च मार सकते हैं, आपको उसका पूरा एड्रेस मिल जाएगा। तो उसको कॉन्फिडेंस आ गया, हाँ इनको पता है। सेकंड चीज आपको आती है, जो सवाल आता है जब आप पूरी बात कर लेते हैं, तो उसमें एक सवाल आता है कि संस्था बंद हो गई तो, कंपनी बंद हो गई तो इसका जवाब क्या है। कई लोग तो जवाब नहीं दे पाते, वो अपने सीनियर को फोन मिलाते हैं, सर उन्होंने सवाल पूछा कि कंपनी बंद हो गई तो क्या करेंगे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा जवाब क्या दूं। अब जब आप अपने उस समय कॉल अपने सीनियर को कर देते हैं कि बंद हो गई, तो उसका जवाब आप दीजिए, सर ये सब क्वेश्चन सवाल लीजिए, सर ये फोन ले लीजिए, जरा बात कर लीजिए। उस समय वो आपके साथ काम करना नहीं चाहेगा। हो सकता है कि वो हेल्प इंडिया में ही काम करे, पर वो आपके साथ नहीं करेगा, वो आपके लिए नहीं करेगा, कुछ पता ही नहीं है। ये तो हर बार सीनियर फोन मिला देते हैं। आपको आंसर होना चाहिए कि संस्था बंद हो गई तो आप उनसे एक सवाल, एक जवाब दे सकते हैं, वो आंसर आप लिख लीजिए, क्योंकि ये आंसर बहुत काम आएगा। पहली चीज, आप बोलिए सर आपने आरबीआई का नाम सुना है। आरबीआई एक गवर्नमेंट बॉडी है। आरबीआई के अंदर सारे बैंक्स आते हैं।
अब जितने बैंक्स आपके आते हैं, अगर आपने अभी सुना होगा कि बहुत कॉर्पोरेशन बैंक बंद हुए हैं, जो कॉर्पोरेशन बैंक्स हैं वो आरबीआई के अंडर नहीं आते, ये आप देख लीजिएगा। और जैसे मान लीजिए अभी यस बैंक में चैलेंज आया था, तो उसको उस बैंक्स के जितना भी सब बैंक्स ने मिलकर उनको सपोर्ट कर दिया। रीजन क्योंकि वो आरबीआई के अंडर उनके नॉर्म्स, उनकी गाइडलाइंस में आते हैं। तो यस, तो इस तरीके से जो बैंक आरबीआई के अंडर है उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, तो वो मर्ज हो सकते हैं, वो बंद नहीं होते, पहली चीज। दूसरी चीज आती है आईआरडीआई का नाम सुना होगा, आईआरडीएआई। ये रेगुलेटरी है, ये भी एक गवर्नमेंट बॉडी है। इसके अंदर 24 इंश्योरेंस कंपनी आती है। अभी ये कंपनी आई थिंक बढ़ गई हो तो ठीक है, 24 इंश्योरेंस कंपनियां मारेंगे गूगल में सर्च, तो वो भी उनकी रेगुलेटरी में आती है। अब आईआरडीआई में अगर आप ये बोले कि इंश्योरेंस कंपनी बंद हो गई, तो इंश्योरेंस कंपनी कभी बंद नहीं हो सकती, क्योंकि वो मर्ज हो सकती है अगर वो उनकी गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते। अगर मान लीजिए कोई इंश्योरेंस आपने लिया, अब मैं इसलिए बता दूं कि अब मैं अपनी हेल्प लेने में आने वाला हूँ। आपने आईआरडीए की गाइडलाइन ये कहती है कि अगर जो बॉन्ड आपको मिल गया जो गारंटेड था, वो बॉन्ड जब आपको मिला, तो आपकी अगर मान लीजिए, इसे मैं आपको बताऊं, सहारा है, सहारा का जो पर्सन है वो जेल में बंद है, लेकिन वो कंपनी बंद नहीं हुई, वो मर्ज हो गई। और उसके जो बॉन्ड के जो बेनिफिट्स हैं वो कंटिन्यू कस्टमर को वही मिल रहे हैं जो उस वक्त दिए गए थे, क्योंकि वो आईआरडी के रूल रेगुलेशन के को फॉलो करती थी। इसी तरीके से हमारी जो गवर्नमेंट, जो हमारी हेल्प इंडिया है, वो नीति आयोग के अंदर रजिस्टर्ड है। नीति आयोग भी एक गवर्नमेंट बॉडी है। इसके अंदर जितने एनजीओ आते हैं, ट्रस्ट आती हैं, संस्थाएं आती हैं, वो इसके अंदर आती हैं। अभी सेक्शन 8 के फाउंडेशन एक्ट में रजिस्टर्ड है। अब सेक्शन 8 को आप गूगल में सर्च मारिए, आपको पता चलेगा कि सेक्शन 8 के केस में ये मर्ज हो सकती हैं, पर ये बंद नहीं हो सकती, क्योंकि संस्था कोई ऑनर नहीं है, ये कमेटी मेंबर्स को पता चलता है, सेक्शन 8 में आती है। पहली चीज तो इसका आपने सर्च में बात करी, आपने चीजों को बताया, तो उसका पहला कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, ये अंडर गवर्नमेंट अंडर है, सेक्शन 8 में है, तो यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है। दूसरी बात आपका आता है कि अब इसमें एक चीज और आती है कि इसका बेनिफिट, एक चीज हम और बोल सकते हैं कि सर सेक्शन किस में लगता है। सेक्शन कोई भी चिट फंड कंपनियां नहीं लगा सकती। सेक्शन जो गवर्नमेंट के अंडर होंगी उन्हीं को लगा सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि अगर लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, तो सेक्शन 80C में मेन टैक्स का बेनिफिट मिलता है। सेक्शन 80C में टैक्स का बेनिफिट मिलता है लाइफ इंश्योरेंस में। सेक्शन 80D में मेडिक्लेम का बेनिफिट मिलता है आपको। मेडिक्लेम जो है वो सेक्शन 80 में आप टैक्स का बेनिफिट ले सकते हैं अगर मेडिक्लेम ने अपने घर के लिए लिया हुआ है। इसी तरीके से सेक्शन 80G में आप डोनेशन का बेनिफिट ले सकते हो। अगर आप डोनेट कर रहे हो, मदद कर रहे हो, तो आपको सेक्शन 80G में टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। अब बेनिफिट कौन देगा? जो गवर्नमेंट के अंडर तभी मिल सकता है, अदरवाइज ऐसे तो चिटफंड कंपनी के आपको दे सकती है क्या कोई सेक्शन? नहीं हो सकती। अगर गवर्नमेंट अंडर कनेक्शन में है तो ये सारे बेनिफिट आप ले रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग को इस जवाब आने चाहिए, क्योंकि कई ऐसे लोग होते हैं जो फाइनेंस के होते हैं, वो चीजों को फोकस करते हैं। अब कैसा आदमी आपके पास बैठा है आपको मालूम नहीं है। ठीक है, तो ये सारे सेक्शन 80C, 80D और 80G के बेनिफिट्स को आप इसका जवाब दे सकते हैं। अब एक सवाल और आता है, जिसमें तीसरा सवाल आता है कि क्या ये मतलब एमसीए रजिस्टर्ड है? अगर आप एलएमएल इंडस्ट्री के साथ बैठे हुए हैं, वो मल्टी लेवल मार्केटिंग का बंदा है और बड़ा खिलाड़ी है, और वो सब कुछ जानता है। अब उनको, लेकिन उनको एक चीज वो भी नहीं, तो वो बोलते हैं क्या ये एमसीए रजिस्टर्ड है, मतलब क्या ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में रजिस्टर्ड है? तो अब हम हमारा जवाब नहीं होता, क्योंकि वो कहता है कि उस 480 में अपना लिस्ट दिखाइए। अब आदमी कहता है यार अब तो सवाल करो सर से, अपने सीनियर को फोन करते हैं, वो बताएगा क्या होगा, वरना तो ये तो दिक्कत हो जाएगी, मेरे हाथ से निकल जाएगा। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि एमसी रजिस्टर्ड में आप ये बोल सकते हैं कि ये राजस्थान में, एक चीज आप बोल सकते हैं कि देखिए जब ये शुरू हुई थी, एमएलएम इंडस्ट्री शुरू हुई थी, तो यहाँ पे राजस्थान के राजस्थान में ये रजिस्ट्रेशन होती थी पहले स्टेट बोर्ड में, एमसीएम में। और आई थिंक सबको आवाज क्लियर आ रही होगी। तो एमसी रजिस्टर्ड होती थी, तो ये अगर हम यहाँ से राजस्थान की स्टेट से मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में रजिस्टर्ड है, और पूरे इंडिया में कहीं पे भी हमें यहाँ पे काम करने की अथॉरिटी मिली है, तो लीगल एरिना हमको आप दिखा सकते हैं, वहां से लीगल एरिना भी है, उसमें हमारी अथॉरिटी सारी चीजें देख सकते हैं। तो आपने एमसीए की बात भी करी कि ये हमें अथॉरिटी देती है कि हम पूरे इंडिया में अपना रीपर्चेज या डायरेक्ट सेलिंग का वर्क कर सकते हैं। ये आप आया। अब सबसे बड़ी बात है कि आपके पास एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें, क्योंकि इसके अलावा कोई सवाल आपको आने नहीं वाला, कोई भी सवाल आपको नहीं आएगा। अब आप एक बात और बोल सकते हैं, जो एमएलएम इंडस्ट्री का मतलब बंदा आपके पास बैठा हुआ है, तो उसमें आप देखिए उनको आप एक बात कह सकते हैं, मान लीजिए उनको ज्वाइन कराना है, तो वो आपको आपने कोई प्रेजेंटेशन दी, तो
ये पॉइंट अगर आपने बोल दिया तो ये लोग आपके पास आएंगे और आपको ज्वाइन करेंगे। क्या वर्ड है वो? आप बोलेंगे सर देखिए बहुत सारी एमएनएम इंडस्ट्रीज मार्केट में है। कोई कहता है कि हम बाइनरी में काम करते हैं, हम ज्वाइनिंग में काम करते हैं। वो कहते हैं बाइनरी में ज्वाइनिंग में काम करते हैं। तो दूसरा आता है कि सर हम ना कंजम्पशन बेस पे रीपरचेज में काम करते हैं। तीसरा आता है वो कहता है कि जी सर हम ना अब रिचार्ज वाली कंपनी ज्वाइन कर लीजिए, 1770 रुपये देना होगा, आप फोन रिचार्ज करेंगे, बिल रिचार्ज करेंगे, डिटेल रिचार्ज करेंगे, आपको बेनिफिट आएगा। चौथा आएगा और कोई कहता है हर महीने कुछ ना कुछ कम रकम आती रहे, पैसा हमने पैसा लगा दिया इन्वेस्टमेंट कंपनी में, वो पैसा आता रहे, बस काम खत्म। यही आते हैं। अब क्या होता है कि वही आदमी 3 महीने बाद कोई और कंपनी ज्वाइन करता है, कभी वो रिचार्ज वाली कंपनी में जाता है, कभी वो रीपरचेज में जाता है, कभी वो ज्वाइनिंग वाले में जाता है, कभी वो कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी में चला जाता है। अब आप लोगों के लिए सबसे बेहतरीन चीज है जो आप हेल्प इंडिया के लोग बोल सकते हैं। आप उनको बोल सकते हैं हमारी छत के नीचे से सभी सभी चीजें अवेलेबल है, सारी चीजें अवेलेबल हैं। आपको लगता है मैं ज्वाइनिंग करके बड़ा अच्छा काम कर सकता हूँ, ज्वाइनिंग में बहुत मजा आता है, तो आप हमारी ज्वाइनिंग लगा के 4100 की ज्वाइनिंग से बहुत पैसा कमा सकते हैं। दूसरा, अब आपको लगता है कि वो कहते हैं कि मैं जनरेशन प्लान में काम करना है, तो हमारे पास रीपरचेज प्लान है, जनरेशन प्लान है, रीपरचेज और पावर रीपरचेज है। उसमें आप मंथली कंजम्पशन करके 2.5 करोड़ रुपए तक महीना कमा सकते हो, उससे ज्यादा भी अर्न कर सकते हैं। तो आप रीपरचेज में आ जाइए। आपको ज्वाइनिंग अच्छी लगती है, ज्वाइनिंग में आ जाइए। आपको रीपरचेज अच्छा लगता है, आप रीपरचेज में आ जाइए। आपको रिचार्ज वाले में अच्छा लगता है कि रिचार्ज में काम करना है, तो रिचार्ज में आप हमारा हेल्प इंडिया पे का ऐप यूज करिए। खुद करेंगे तो सेविंग है, लोगों को करेंगे तो इनकम है, उनको दे देंगे तो वो करेंगे तो उसका पैसा भी आपको आएगा। तो एक ही छत में आपको ये बेनिफिट है। अब चौथा आदमी कहता है कि सर मुझे ना रकम मतलब एक पैसा इन्वेस्ट करे और पैसा आता रहे, तो उनसे बोलो कि भैया ऐसा काम करो, थोड़ी सी मेहनत करके सिटी हेड बन जाओ। जब सिटी हेड बनेंगे और ऑलमोस्ट आपको एक मंथली रकम भी आती है, मंथली रीपरचेज इनकम आती है, वो आपको अपने अमाउंट में आएगी, चाहे वो 4,000 है, चाहे 2,000 है, चाहे 5,000 है, चाहे 10,000 है। हर महीने आपको, क्योंकि आपकी टीम बनी है, आपका काम हो रहा है, तो ऑलमोस्ट आपको वो आ जाती है। ठीक है। तो आपको क्या चाहिए? एक ही छत में सारी चीजें अवेलेबल, लेकिन कोई भी एमएलएम कंपनी, ये आप उनको बोल सकते हैं, कोई भी एमएलएम इंडस्ट्री आपकी बेटी की शादी में मदद नहीं करता। पहली जगह, हेल्प इंडिया में सब कुछ है, पर कोई एमएलएम इंडस्ट्री क्या बेटी की शादी में मदद करता है? कोई भी एमएलएम इंडस्ट्री आपको बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस नहीं देता। कोई भी एमएलएम इंडस्ट्री आपको गवर्नमेंट सर्टिफिकेट नहीं देता, जैसे कि पंकज जी ने बोला, आपके बच्चों को कोर्स नहीं कराता, उनको बोले। चौथा, कोई भी इंडस्ट्री, एमएलएम इंडस्ट्री आपको डॉक्टरेट की उपाधि नहीं देता। और कोई भी इंडस्ट्री आपको, हेल्प इंडिया की आप बोलेंगे कि अगर आप बात करें तो अब कोई कहता है कि जी ये कोई फ्रॉड है, तो उनसे बोलिए सर फ्रॉड में एक बात बताइए, चलिए कैलकुलेशन लगाते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल जब आता है तो अरे फ्रॉड हो सकता है, तो फ्रॉड के बारे में मैंने आपको बता दी कि सेक्शन लगते हैं, तो फ्रॉड तो मतलब ही नहीं है। वो कहते इतना ज्यादा पैसे कैसे बांट रही है? अब होता क्या, हम लोग खुद कैलकुलेशन नहीं लगा पाते। तो पहली चीज का आंसर देंगे कि सर आपने हमें 4100 रुपये दिए। अब 4100 रुपये जो आपने हमें दिए, तो 4100 के बदले हमने आपको क्या दिया? पहली बात तो आपको प्रोडक्ट दे दिए 4100 का, उसका बिल आपको मिल गया। दूसरा, अगर आप और कहीं कंपनी में जाते हैं, आजकल टीवी में बड़े ऐड आते हैं अलग अलग ऑनलाइन ऐप के, क्लास 1 से क्लास 12 तक के, किसी की फीस 25,000 है, किसी में 60,000 है, किसी में 80,000 है, किसी में 1 लाख रुपए है। अगर आप 12 हर क्लास का 25,000 भी मान लें, तो 3.25 लाख रुपए, 3 लाख रुपए का तो आपको कोर्स मिल गए। तो आपने दिया क्या था? 4100, हमने आपको सामान दे दिया और 3.25 लाख की वैल्यू के तो बच्चों की पढ़ाई दे दी। अगर आपको नहीं समझ आता तो आप एक बार ये काम करिए, ऑनलाइन बहुत सारे ऐप हैं, वहां पे जरा सर्च मार के वो वहां से ले लीजिए। वहां से लेंगे तो आपको पता है कितना देना है, हमसे आपको जो हम कुछ ले नहीं रहे। तीसरी चीज आप बोल सकते हैं कि अब अगर मान लीजिए आप कोई ना कोई आप कहीं ना कहीं मार्केट से या किसी ऑनलाइन कोई ना कोई कोर्स तो अपने बच्चों को कराएंगे। अगर आप मार्केट से कहीं इंस्टीट्यूट से कराते हैं या कहीं ऑनलाइन कराते हैं किसी से, तो वो कोर्स की कोई ना कोई फीस तो आप पे करेंगे। अब किसी की भी 1,000 रुपए है, किसी की 5,000 है, किसी की 20,000 है। जब वो पेमेंट आप करेंगे 20,000 रुपए, तो जितनी बार आप कोर्स कराएंगे उसका पैसा आप पे करेंगे। पर यहाँ पे हेल्प इंडिया में ये कोर्स अगर आपको 200 कोर्स मिल रहे हैं, तो 3,000 इंटू 200 कितना हुआ? 6 लाख रुपए की वैल्यू कोर्स मिल गए। तो 6 लाख इंटू 3 लाख, 9 लाख रुपए हो गया। और आपको अगर हम सॉफ्टवेयर देते हैं, उसकी वैल्यू लगाते हैं, तो कम से कम 10 साढ़े 10 लाख की वैल्यू आपको मिल गई। आप डीएमआईटी सॉफ्टवेयर से रोजगार कर सकते हैं। आप मत ज्वाइन कराइए। तो इसमें आपको क्या मिला? जितना आपने पैसा दिया उतने पैसों का तो आपको सम्मान मिल गया। ठीक है। जब इतना सामान आपको पैसा सम्मान मिल गया, तो आपको तो कोई नुकसान ही नहीं है, आप लॉस कहाँ पे है?
और पे ऐप से भी आप इनकम कमाएंगे। तो ये चीज आ गई। तो आपका सवाल आप लोगों को समझ आ रहा होगा। और अब एक कोर्स सवाल और आता है, जो मान लो एक सवाल और आएगा आपके पास जो कुछ लोग पूछ लेते हैं। और अ, उसमें मान लीजिए किसी ने पूछा कि मान लीजिए आपकी संस्था में 2 लाख लोग हैं या 1.5 लाख लोग हैं, और 1.5 लाख में मान लीजिए 1 लाख लोगों को जरूरत पड़ गई। तो ये सवाल आ सकता है कि मतलब 1 लाख लोगों को अचानक जरूरत पड़ गई, मतलब किसी को प्रॉब्लम आ गई, कोई शुगर की या कोई लीवर की या किडनी की या बेटी की शादी, 1.5 लाख में 1 लाख लोगों को आ गया, तो कैसे आप सबको बांटोगे, कैसे बांटोगे? इसका आंसर आप लिख लीजिए, क्योंकि ये सवाल आपको आएगा तो यहाँ पे आप हंस सकते हैं। सवाल क्या जवाब उन्होंने पूछा कि मान लीजिए 1.5 लाख लोग हैं और 1 लाख लोगों ने रिक्वायरमेंट कर ली, तो आप कैसे पे करोगे? अगर एक आदमी 1-1 रुपए भी देता है तो एक आदमी 1 लाख रुपए देगा, तो वो कैसे 1 लाख रुपए देगा? तो आपको मैं थोड़ा एक फैक्ट बताने वाला हूँ, वो फैक्ट आप लोग अब लिख लीजिए, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है जितने लोग आज सेशन में हैं। देखिए, सबसे पहली चीज होती है कि फैक्ट ये कहता है, अगर मैं आपसे बात बोलूं कि पहली बात तो हेल्प इंडिया ये कहता है कि हम साल में एक बार ही आपको मदद करेंगे। मतलब कोई भी अगर आप कहते हैं तो साल में एक बार ही मदद होगी, तो साल में एक बार ही है। तो पहली बात तो पहला कंडीशन क्या है कि हम आपको पहला लेवल आपका जब कंप्लीट होता है, पहले लेवल के 90 दिन बाद हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो पहली कंडीशन है कि 90 दिन का गैप है, ये आप लोग जानते हैं। दूसरा आता है कि आपको मतलब 1 साल में आपको एक ही बार मिलेगा, ये भी आपका हो गया। दूसरी बार अगले साल में मिलेगा, ठीक है। आती तीसरी कंडीशन में एक बात करते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं, क्योंकि इस फैक्ट में मैं काम करता हूं, मैं फाइनेंस का बंदा हूं, तो आप लोग को बता सकता हूं। और मैं अपने लोगों को यही बात करता हूं, कोई सवाल ऐसा आता है कि अगर इस तरीके से होता तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां बंद हो जाती, मेडिक्लेम कंपनियां बंद हो जाती। कारण, अगर आप गूगल में जाकर सर्च मारेंगे, तो अगर हमारी बहुत खास फ्रेंड हैं जिनसे से मेरी बात हुई, उन्होंने ही वो इसी फील्ड में है, उन्होंने एक सवाल कहा। मैं उनसे जब मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे कंफर्म कराया। मैंने कहा डायबिटीज के कितने बीमार मरीज होते हैं हर दिन? वो कहते हैं सर एवरेज अगर साल का लेके चलोगे तो 3.5-4 लाख लोग होते हैं, मरीज हैं डायबिटीज के। मैंने कहा ओके, हार्ट के कितने होंगे? वो कहते हैं 3.5 से 4 लाख। मैंने कहा कैंसर के कितने होंगे? कहते हैं 3.5 से 4 लाख। मैंने कहा एवरेज निकाला उन्होंने, मतलब आगे पीछे हो सकता है। और मैंने कहा अदर बीमारियों से कितने होंगे? वो भी 3-4 लाख 5 लोग होंगे। मतलब इस हिसाब से अगर साल में 20 लाख लोग बीमार हो रहे हैं, और उनका मेडिक्लेम कंपनियां तो बंद होनी चाहिए, जैसे स्टार हेल्थ हो गई और कंपनी का नाम मैं ले लूं, वो सारी कंपनी आज तक रिकॉर्ड है, आप गूगल में सर्च मार लीजिए, एक भी कंपनी बंद नहीं हुई, सब चल रही है और सब प्रॉफिट्स में है, कोई लॉस में नहीं है। इसी तरीके से मैं आपको बता दूं, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में जब बंदों की होती है, जब वो डेथ क्लेम देते हैं, तो ऐसी सारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बंद होनी चाहिए। और लास्ट 200 साल से जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां चल रही हैं, आज तक एक भी बंद नहीं हुई, ये रिकॉर्ड है, आप सर्च मार लीजिए, एक कंपनी बंद हुई और सारे प्रॉफिट्स में। तो फैक्ट ये कहता है कि जब भी किसी को प्रॉब्लम आती है, तो सब के सब बीमार या दर्द नहीं होते, कुछ कंडीशंस होती हैं जो कंडीशन वैसे लगाई है। ये 1% से भी कम का रेशियो आता है, 1% से भी कम का रेशियो आता है। मैंने 1% भी बहुत ज्यादा बोल दिया। तो फैक्ट ये कहता है, हम उसमें नहीं, मान लो में और फैक्ट में दो अलग चीजें हैं। एक होता है मान लो, मानने को तो हम ये मान सकते हैं कि हम हवा में उड़ जाए बिना पंखों के, हवाई जहाज भी ना हो, हम हवाई हाथ से करें तो उड़ जाए, तो मानना अलग है। फैक्ट देखा जाता है कि फैक्ट क्या है, और फैक्ट आप सर्च मारेंगे लास्ट 40 साल का, 50 साल का, तो वो फैक्ट आपको ये बताएगा, वो फैक्ट आपको ये बताएगा कि भाई ये कंडीशन, ये रेशियो चल के आता है, और वो रेशियो हमेशा काम करता है, ये लॉ हमेशा काम करता है। तो इस लॉ पे आप काम करेंगे तो आदमी कभी भी ऐसा नहीं होता, वरना सारी कंपनी मेडिक्लेम बंद हो जाती। इस तरीके से हेल्प इंडिया में ऐसा कभी होने वाला भी नहीं है, पहली चीज। तो इसकी कंडीशंस वैसी ही रहने वाली है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो हो गया इसका जवाब, ठीक है। अब मैं उन लोगों की बात करने वाला हूँ सवाल का, आपके पास कई इन्वेस्टर आ जाते हैं, इन्वेस्टर बड़ा आते हैं, वो चिटफंड वाले कंपनीज पे काम करते हैं, उस पर भी आप जरा ध्यान दीजिएगा। वहां पे भी आप इन चीजों को, क्योंकि बहुत जरूरी है, उनमें उनकी गलती नहीं होती, क्योंकि हर बंदा जल्दी पैसा कमाने की सोचता है, और सोचना भी चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। पर होता क्या है कि इन्वेस्टर में मान लीजिए कोई आपसे कहता है कि हरप्रीत जी एक काम करिए, मैं आपके लिए बहुत अच्छा प्लान लेके आया हूँ, आप 20,000 रुपये दीजिए, 20,000 रुपये दीजिए, हर महीने हम आपको 5,000 रुपये देंगे 3 साल तक। अब होता क्या है कि हमने बोला कि 20,000 रुपये देंगे और 5,000 रुपये 3 साल तक देंगे, तो यानी कि मुझे बंदा 2 लाख रुपए देने वाला है। अब हम क्या होता है कि हम आ जाते हैं लालच में, आप ये नहीं पूछते कि भैया 20,000 का 2 लाख तुम दोगे कैसे, पहले ये बताओ।
2 लाख कैसे दोगे? अब इसमें क्या होता है कि क्योंकि फाइनेंस का बंदा हूं तो इसका ये फैक्ट आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि नोट बनाने वाली चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि फाइनेंस ये कहता है, जो आपको बताऊं कि जो इसमें जैसे म्यूचुअल फंड्स आप यूज करते हैं या यूलिप करते हैं या शेयर मार्केट में जाते हैं, उसमें गवर्नमेंट ये कहती है कि ये नॉन गारंटेड है। जब गवर्नमेंट बोलती है कि नॉन गारंटेड है, जो इन्वेस्टर लोग होते हैं जो 20,000 का 2 लाख देने के, वो भी 3 साल या 2 साल में, कि हमको 2 साल में 20,000 का 2 लाख पकड़ा देंगे, तो उसका जो रेशियो रहता है, ये अब रेशियो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लास्ट म्यूचुअल फंड्स पहले हो तो नॉन गारंटेड है, जब गवर्नमेंट उसको गारंटी नहीं दे रही, वो कहती है आप कमा भी सकते हैं, आप लॉस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरी जो इन्वेस्टमेंट कंपनी आपको गारंटी कैसे दे रही, पहला सवाल। बड़ी बड़ी अरबों खरबों वाली कंपनियां हैं, वो जवाब नहीं दे पाती। दूसरा सवाल जो आप अभी देखेंगे, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पहले साल या दूसरे साल शेयर मार्केट 30% से 35% आपको दे दे, लेकिन इसका जो एक्चुअल आप रेशियो देखेंगे लास्ट 40 साल का, लास्ट 40 साल का जो रिकॉर्ड है, वो आपको 15% से ज्यादा नहीं देता। यानी कि 40 साल का रिकॉर्ड 15% से ज्यादा नहीं देता। तो अदर कंपनीज, इन्वेस्टमेंट कंपनी आपको 2 साल में 20,000 का 2 लाख या 3 लाख कैसे दे देंगी, एक बार उनसे पूछेगा जरूर, वो आपको सवाल का जवाब देंगे। 15%, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट है, यानी कि आपने अभी 5 लाख रुपए लगाया, तो आपका अगले 15 साल में या 20 साल में वो 1 करोड़ रुपए तब होगा अगर कंपाउंड में 15 की एवरेज आ रहा है, या 50 लाख होगा या 40 लाख होगा। उसके लिए आपको 15 साल 20 साल वेट करना होगा, वेटिंग पीरियड है वो। बट यहाँ पे आप 2 साल में करोड़पति कर देते हो। आप लोग कहते हैं फिर लोग ज्वाइन क्यों करते हैं? दूसरा, अगर भाई इतना खराब है तो लोग ज्वाइन क्यों करते हैं? सर लोग ज्वाइन इसलिए करते हैं क्योंकि वो लालच करते हैं, उनको लालच आ जाता है। लालच क्यों आता है? मान लीजिए उसके घर का खर्चा 20,000 रुपए है या 25,000 रुपये खर्चा है, वैसे भी 25,000 घर चलता नहीं है, वैसे बता रहा हूँ आपको, पर फिर भी मान लीजिए उसने सोचा कि 20,000 रुपये मैंने दिया, अब 20,000 रुपये भाई साहब उन्होंने दे दिया आपको, मुझे ये 5,000 रुपया महीना देगा। खर्चा तो मेरे घर का है 20,000 रुपये, यानी कि पहले वो 20,000 देखेगा, एक महीने देगा 5,000 रुपये आ गए, वाह वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अगले महीने ही वो कहेगा यार घर का खर्चा तो 25,000 रुपये है, वो कहेगा सर ऐसा करो 80,000 रुपया आप पकड़ लो। अब मेरा 25,000 रुपये हो गया, मैं घर बैठे बैठे कमाई करूंगा, घर बैठे बैठे आएगा पैसा। अब वो 1 लाख रुपए देता है, अगले महीने उसको 20,000 रुपये आ जाता है, वो बड़ा खुश होता है। सेकंड कहता है सर एक काम करो, जमीन, फिर अपनी जमीन बेचता है, फिर अपनी दुकान बेचता है, फिर अपने पीएफ का पैसा निकालता है। वो कहता है कि यार 1 लाख रुपए महीना आ जाए। तो एक टाइम आता है कि 3-4 महीने बाद नजर नहीं आती, 5 महीने नजर नहीं आती, आदमी बर्बाद हो जाता है, खराब हो जाता है और लाइफ हो जाती है खत्म। या तो सुसाइड कर लेगा या कुछ कर लेगा, या तो ऋण रह जाएगा। क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ये नहीं पूछा कि भैया पैसे दोगे कहाँ से। मैं आपको एक रियल बात बताता हूँ, मैं आपको एक रियल बताऊंगा, ये जरूर आप नोट करिएगा। मेरे पास एक पर्सन आया इन्वेस्टर कंपनी, वो बोलता है कि सर 15,000 रुपये दीजिए, मैं आपको 1 साल में 1.5 लाख रुपए दूंगा। 15,000 का 1.5 लाख देना कोई जरूरत नहीं। तो मैंने उससे पूछा भैया कैसे दोगे? वो कहता है कि सर ऐसा है कि इसमें है 1.5 लाख कैसे दोगे, तो वहां के पास मैं अकेला, मैं तो भैया सवाल पूछने वाला हूँ, लोगों को पता है, पवन पारी भी जानते हैं, RP जी बड़े सवाल पूछते हैं, सब परेशान हो जाते हैं मुझसे। तो मैंने उससे सवाल पूछा, मैंने कहा सर ऐसा 15,000 का 1.5 लाख आप कह रहे हो, 2 लाख कह रहे हो, कैसे दोगे? वो कहता है सर ऐसा है कि हमने ना एक जमीन ली है नोएडा में। मैंने कहा अच्छा नोएडा में जमीन ली है, तो वो ले ली है? कहता है हाँ ले ली है। तो मैंने कहा वो स्कूल बन गया है, जहाँ स्कूल बनाना है आपने? कहते नहीं स्कूल बनाने में तो सभी बनाएंगे तो 5 साल लग जाएगा। मैंने कहा अच्छा स्कूल बनाने में 5 साल लगेगा। मैंने कहा एडमिशन कब लोगे? तो कहता है एडमिशन सर उसके बाद शुरू हो जाएगा। मैंने कहा मतलब जितना पैसा हम आपको दे रहे हैं उसकी आप जमीन खरीद रहे हो, यानी कि आपने जमीन खरीद ली, अब आप स्कूल बनाने में 5 साल लगाओगे, ये तो सारी लाइबिलिटी हो गई, यहाँ से तो इनकम आपको आई नहीं रही है, हमारा पैसा तो आपने लगा दिया, और हमें आप 15,000 का 1.5 लाख या 2 लाख रुपए दे रहे हो, वो कहाँ से लाओगे? पैसा तो आपका लग गया सारा, हमारा पैसा तो खर्च हो गया। फिर उसने ये बात बोली सर ऐसा है कि, फिर अब वो लग गया, उसे जवाब नहीं था उसके पास। अब उसने ये बात बोली सर ऐसा है कि ये हम ना पैसा ओमान में लगा रहे हैं, ओमान में रिफाइनरी में। रिफाइनरी, मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा सर हमें ओमान कब ले जा रहे हो सर आप? कहते सर ओमान के लिए सर आपको पता है कैसे जा पाएंगे। मैंने कहा सर आप इंडिया से बाहर रिफाइनरी में लगा रहे हो, कौन देखने जा रहा है कि वहाँ पैसा लग रहा है या नहीं लग रहा? कौन लगा रहा है नहीं लगा रहा, रिटर्न आ रहा है नहीं आ रहा? आपने तो ऐसी जगह बता दी कोई जा भी नहीं पाएगा, वहां तो ऐसे लोग जाने डरते हैं, तो वहां जाएगा नहीं। तो अब रिटर्न कैसे दोगे? वो आदमी मुझसे इतनी दूर भागा, इतनी दूर भागा, और विश्वास नहीं करेंगे, मेरी किसी जान पहचान ने बहुत पहले 30 लाख रुपए लगाया, बर्बाद हो गया, 3 महीने बाद कंपनी बंद हो गई। लोगों को प्रॉब्लम क्या है कि वो लालच में आके जो कैलकुलेशन है वो नहीं पूछते। अब मेरे तो जो DMIT कराया था उसमें नाम ही आया उल्लू, मैं तो बोलता हूँ सबको औल आया, औल तो हिंदी बोलते उसको उल्लू। अब उल्लू आदमी का प्रॉब्लम ये है कि वो लेता है
हर बात में तर्क कर लेता है, हर बार सवाल पूछता है, वो कैलकुलेशन लगाता है। अब मेरे तो खून में यही है, तो मैं तो बिना सवाल के बिना तर्क के बातें नहीं करता, और लोग हो जाते परेशान। तो आप सबसे सवाल पूछते हैं तो उसमें आप उनसे कैलकुलेशन पूछिए कि सर ये लगाया देंगे कैसे, जब सरकार आपको 15% का कंपाउंड इंटरेस्ट नॉन गारंटेड दे रही है, तो आप 110%, 150% कैसे देंगे, हमें बताइए। आप विश्वास नहीं करेंगे, आपके पास या तो अपने बैठेगा नहीं, आपके सामने नहीं आएगा, या तो आपके जो जो काम आप कर रहे हैं उसमें आपके साथ आ जाएगा, आपके विश्वास को, क्योंकि आपके कॉन्फिडेंस को देख के। तो आपके पास क्वेश्चन क्या है, आपके पास हर चीज की कैलकुलेशन होनी चाहिए। विदाउट कैलकुलेशन काम करने पे आप लॉस कर सकते हैं। हो सकता है कि आप इन्वेस्टमेंट कंपनी में एंटर करें और वहां पे आपने लाखों रुपए कमा लिए, मैं कहता हूं आपने करोड़ों रुपए कमा लिए, आप प्रॉफिट में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी का पैसा डूबेगा, जब उसका पैसा आपके घर आया है। अगर उसका पैसा आपके घर आया है तो वो पैसा निकलेगा वापस। इंतजार करिए, को कब वापस निकलेगा, कैसे निकलेगा, वो प्रभु जानता है, लेकिन पैसा निकलता है, क्योंकि वो आपका पैसा नहीं था। किसी का घर डूबा है, किसी ने जमीन बेची थी, किसी ने घर बेचा था, किसी ने गहने बेचे थे, और वो पैसा आपके पास यहाँ पे आया था, लेकिन आज ये पैसा आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं वापस आएगा। तो कभी भी आपको कैसे इन्वेस्टमेंट में जाके अपना घर बर्बाद नहीं, अगर अपना घर बन रहा है तो दूसरे घर बर्बाद नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मेरे सवाल को आप समझ गए कि यहाँ पे कैसे। अब लास्ट बात मैं आपसे करता हूँ कि अब क्या होता है, हम प्रेजेंटेशन दे देते हैं, सारे सवालों के जवाब दे देते हैं, सब कुछ दे देते हैं, पर लास्ट में एक काम नहीं करते। अब इनको काम क्या नहीं करते, वो क्या काम करते हैं, हम उनसे पैसा ही नहीं मांगते, क्लोजिंग नहीं करते। अब आपने दुनिया भर की कहानी पढ़ दी, आपने प्रेजेंटेशन दे दी, आपने सवालों के जवाब दे दिए, आपने फैक्ट बता दिया, आपने 15% ही बता दिया, आपने 100% बता दिया, पर एक काम नहीं किया, वो है क्लोजिंग। अब क्लोजिंग क्या होता है, वो कहता है अच्छा ठीक आप बताया, अच्छा जी सर थैंक यू सो मच बता दिया, अब मिलेंगे, अब कब मिलना है। अरे भाई मिलना नहीं है, आपने बता दिया, अब उनसे नोट मांगिए। नोट का मतलब होता है कि उनसे बोलिए सर आप कैसे दे रहे हैं, डेबिट कार्ड से दे रहे हैं या क्रेडिट कार्ड से दे रहे हैं, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड। आपने उसे बोला कि एक चीज होता है कि सर अभी तो देखता हूँ। उसे कही सर कुछ समय, कुछ सवाल रह गया आपके पास, कुछ सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई और डाउट। जी नहीं सब कुछ बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या तो दो सवाल और पूछिए। पहली चीज प्रेजेंटेशन दे दी, क्वेश्चन का आंसर उससे पहले पूछो कि सर आपको कैसा लगा, पहला सवाल। वो कहता है कैसा लगा जी, अच्छा लगा। अब होता है अच्छा लगा, अच्छा क्या अच्छा लगा। दूसरा सवाल होता है क्या अच्छा लगा, उसको बोलने दीजिए क्या अच्छा लगा। जब वो बोलेगा क्या अच्छा लगा, तो उसके अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स है, कि उसके अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स आएंगी, तो अब उसके मन में आएगा कि ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि वो बता रहा है कि उसको अच्छा क्या लगा। ठीक है, तो आपका पहला हुआ, आपने सवालों का जवाब इसी तरीके से आएगा, और आपको उसका क्लोजिंग में आपने, अब बोलिए सर लाइए क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड। वो कहता है कि सर ठीक है, तो जहां पे हो आप पेमेंट इमीडिएट लीजिए, सर लाइए आपका तो कोई भी आप कह के इमीडिएट मांग भी, आपने पैसे नहीं मांगे, हो सकता है वो देने वाला था, आप उठ के आ गए, उन्हें पूछा ही नहीं, बोला ही नहीं आपने, इमीडिएटली आईडी लगाई, रजिस्ट्रेशन करी, सर लाइए कार्ड लिए, फटाफट करते हैं, कट 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 किया, क्लोजिंग करी, थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, कल हमारी ट्रेनिंग में बैठी है, बेस्ट ट्रेनिंग होने वाली है। अब वो कहता है कि मैं 2 दिन बाद करने वाला हूँ। अब ये हो सकता है सर 2 दिन बाद आप करेंगे, हमारा कल का सेशन बहुत बेहतरीन होने वाला है, वो आप मिस कर जाएंगे, क्योंकि अगर आपने ट्रेनिंग नहीं ली कल की, तो आपके पास वो चीज मिस हो जाएगी, क्योंकि वो ट्रेनिंग कल के बाद नहीं होने वाली, वो ट्रेनिंग तो कल ही है, और उनको मिलेगी ज्वाइन है हमारे साथ, और जो ज्वाइन है उसी को हम ट्रेनिंग देंगे, जो ज्वाइन ही नहीं है उसको ट्रेनिंग कम मिलेगी। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको, और जो जिनको मैं बुलाने वाला हूँ उनकी तो बात ही अलग है। तो ये चीजें बोलकर आप जब उनके बातों का जवाब देते हैं, तो वो चाहता है कि कुछ करूँ ना मैं, इंसान मुझे कहीं से कहीं ले जाएगा, ये मुझे सपोर्ट करेगा। और सबसे बड़ी बात आती है कि अगर आप उस वक्त पैसा सपोज कुछ ले लिया, तो कुछ पार्ट पेमेंट भी ले लीजिए। देखिए हमारे पास उसमें 2,000, 3,000, 4,000 का ऑप्शन है ना ऑनलाइन। वो कहते हैं मेरे पास ना 4100 रुपये नहीं है। वो कहते हैं सर कितने हैं आपके पास, वो कहे 3,000 है। वो कहे जी 3,000 तो नहीं है, कितने हैं जी 2,000 है। सर एक काम करिए अभी 2,000 दीजिए, 2100 आप मुझे कब देंगे, कल देंगे परसों देंगे, फटाफट लाइए, फटाफट आईडी करो, रजिस्टर करो, वहां 2,000 का ऑप्शन आता है ऑनलाइन, कार्ड लीजिए और 2,000 उसको वॉलेट में डाल दीजिए। अब 2,000 वॉलेट में डाल दिए तो उसने 2,000 खर्च कर दिए। अगर 2,000 रुपये खर्च कर दिए, तो उसको नेक्स्ट डे बोलिए सर ऐसा है कि आप कल दे रहे हैं परसों दे रहे हैं। अब कल या परसों आप जाएंगे तो उससे आप कम से कम, अब पैसा दिया हुआ तो 2100 भी देगा, और तो उससे फटाफट आप लेके 2100 रुपये अगले दिन जाओ, सब पेमेंट दीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है, फटाफट 2100 और ऐड करो, आईडी एक्टिवेट कर दो। आईडी एक्टिवेट कर दी, वो पर्सन उसी समय ज्वाइन हो गया, एक्टिवेट हो गया। अगर आपने कुछ भी नहीं लिया, अगर वो 1,000 रुपये भी दे रहा है ना, अपने कार्ड से 1,000 रुपये लो, ऐड मनी कर दो, 1,000 रुपये का ऑप्शन है ना हमारे पास, ऐड कर दो।
आपने अपने पास ही रखना है, पॉकेट में नहीं डालना है, वरना खर्च कर दोगे। बहुत लोग ऐसे हैं, आप उनके कार्ड से 1000 रुपये ऐड मनी कर दो, 2000 ऐड मनी कर दो, 3000 ऐड मनी कर दो। पैसा एक बार चला गया तो अगले दिन वो दे ही देगा आपको, क्योंकि पैसा तो चला गया। आप कहेंगे सर बैलेंस दीजिए। तो क्लोजिंग का मतलब ये है कि आप लोगों का, ज्यादातर लोग क्या होते हैं, पैसे मांगने में शर्माते हैं और पैसे मांगते नहीं है। फिर अगले कहते हैं सर ना ज्वाइनिंग नहीं हो रही, मैंने 20 लोगों से बात करी थी, एक भी ज्वाइनिंग नहीं आई। मैंने एक एक कस्टमर का मुझे फोन आया, सर मैंने 150 लोगों से बात करी। मैं कभी ऐसी क्या बातें करते हो? तो 150 होता क्यों? पैसे ही नहीं मांगता, सारी बात कराएगा, सारी राम कहानी पढ़ लेगा, पैसे नहीं मांगता। पैसे नहीं मांगोगे तो फिर फायदा क्या बिजनेस में? तो आपको आज का मेरा ये है कि जितने सवाल मैंने आपको आते हैं उसका जवाब दिया, चाहे इन्वेस्टर हो, चाहे एमएलएम इंडस्ट्री के लोग हों, चाहे आपके, लेकिन आपको सारी फैक्ट पता होना चाहिए, कैलकुलेशन पता होना चाहिए। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आपका लर्निंग ऐप खुलता कैसे है, आपका बच्चों की एजुकेशन खुलती कैसे है, ईएमआईटी सॉफ्टवेयर में करता क्या है, ये आपको मालूम होना चाहिए। पे ऐप से रिचार्ज कैसे होता है, बिजली बिल पैसे कैसे होता है, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। ये अगर आपको जानकारी है और इसके बाद क्वेश्चन के आंसर आप दे देंगे, तो आपके साथ बिजनेस में 100% वो ज्वाइन होगा। क्योंकि कोई एमएलएम इंडस्ट्री आज तक ऐसी आई नहीं कि एक ही छत में सारी चीजें अवेलेबल हो। हर चीज एक ही छत में है, जैसा बंदा आ जाए उसको बोलो सही तो मेरे पास भी है, कल आपके पास वो है नहीं, ये हमारे पास है। आप समझ रहे हैं? तो आज का सवाल, मुझे लगता है आज की ट्रेनिंग में आप लोगों को बहुत कुछ समझ आया होगा। अगला सेशन ले लूंगा, लेकिन वो पेड होगा, समझ लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच। मेरा ट्रेनिंग का सेशन आज यहीं तक था। अगर